अविनाश राजवंश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सफाई पहुंचे। ये मुलायम सिंह का गढ़ है। मुलायम सिंह के गांव सफाई पहुंचे और वो वहां के सफाई मेडिकल कॉलेज का उन्होंने निरीक्षण किया। साथ में वहां पे गिंजा गांव में भी गए जहां पेशेंट होम आइसोलेट हैं और उन्होंने भी उनको देखा। साथ में सफाई में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ में अखिलेश यादव पर उन्होंने जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा जो वैक्सीन का विरोध करते थे आज वो वैक्सीन की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक एक्टिव केस 3,10,000 तक पहुंचे थे। आज ये संख्या घट करके मात्र 94,000 पहुंच गई है। मान सकते हैं 2,16,000 एक्टिव केस कम हुए हैं पिछले 21 दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके लिए टेस्ट क्षमता बढ़ाई। उत्तर प्रदेश ने आज 3,07,000 टेस्ट किए हैं। 24 घंटे में 3,07,000 टेस्ट। और अगर हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में किए गए टेस्ट की बात करें तो ये संख्या हमारी 4,65,00,000 को क्रॉस कर जाती है। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट हैं। पॉजिटिविटी रेट एक समय उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 17% के आसपास पहुंच चुकी थी।
आज वह घट करके 2.4% के आसपास है। CFR प्रदेश का 1% के आसपास है। रिकवरी रेट 93% से अधिक है, जो देश के अंदर सबसे अच्छा है। ये प्रदेश के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर के जो एक अभियान प्रारंभ हुआ है उसका एक हिस्सा है। और ऐसे ही हम लोगों ने, यहाँ की टीम ने, इटावा की जो हमारी टीम है, यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के हेल्थ वर्कर्स ने, यहाँ की जो कोरोना वॉरियर्स हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, इन सब ने मिलकर के जो कार्य किया है उसके अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। एक समय यहाँ पर जो पॉजिटिविटी थी वह 30% के आसपास पहुँच गई थी। आज वो घट करके 2 से नीचे आ चुकी है। निगरानी समिति बेहतर तरीके से स्क्रीनिंग का काम कर रही है। टेस्ट क्षमता बढ़ाई गई है, बेड्स बढ़ाए गए हैं, सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। ये निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 1,62,00,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दिया है, वहीं इटावा ने भी 1,20,000 वैक्सीन इटावा जनपद में भी अब तक उपयोग हुए हैं। वैक्सीन ये सभी निःशुल्क दिए जा रहे हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में दिए जाने वाले वैक्सीन के कार्यक्रम को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को पूरे देश के अंदर लॉन्च किया था, जो लोग उस समय विरोध करते थे वैक्सीन का, आज वे लोग वैक्सीन की पैरवी कर रहे हैं। वैक्सीन ये फ्री में दिया जा रहा है 45 सेवाओं पर भारत सरकार के सहयोग से, और 18 से 44 के बीच में प्रदेश सरकार स्वयं वैक्सीन खरीद करके इस वैक्सीनेशन के अभियान को आगे बढ़ा रही है। 18 से 44 के बीच में अभी हम लोग 23 जनपदों में इसको लेके चल रहे हैं। हम धीरे धीरे करके इसका विस्तार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जून में जितना वैक्सीन हम प्रतिदिन दे रहे हैं इसको हम दोगुना से ज़्यादा बढ़ा करके अधिक से अधिक लोगों तक इसके कवरेज को पहुंचाने की व्यवस्था करें। प्रदेश ने वर्तमान परिस्थिति में कोरोना के खिलाफ जो अभियान प्रारंभ किया है ये तो सफलतापूर्वक आगे बढ़ ही रहा है। हमने 3rd वेव की आशंका के भी समाधान की कार्रवाई अभी से कर दी है। हर मेडिकल कॉलेजेस को 100 बेड का पीडियाट्रिक ICU बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 25 से 30 बेड का पीडियाट्रिक ICU के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश के अंदर 300 से अधिक वर्तमान में या तो निर्माणाधीन हैं या प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके। इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। फर्स्ट वेव की तुलना में ऑक्सीजन की आपूर्ति ज़्यादा होने के कारण, ज़्यादा मांग, डिमांड ज़्यादा होने के कारण आपूर्ति के लिए भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति में सहयोग लिया गया और ऑक्सीजन में कहीं कोई दिक्कत न हो इसके बारे में निरंतर नित नए प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और आने वाले समय में हर जनपद ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। प्रदेश सरकार ने ये भी तय किया है, अभी जो हमारी कार्रवाई चल रही है, एक तो कम्युनिटी किचन, हर जनपद में कम्युनिटी किचन का प्रारंभ। हर जरूरतमंद को, रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है, स्ट्रीट वेंडर है या मरीज के परिजन हैं, उनको भोजन मिल सके। मरीजों का उपचार निःशुल्क है। जो सरकारी हॉस्पिटल में या सरकार के द्वारा टेक ओवर किए गए हॉस्पिटल है, वहाँ पर निःशुल्क उपचार की, भोजन की व्यवस्था हर पेशेंट को उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन जो हॉस्पिटल जहाँ पर हॉस्पिटल में चूँकि हम कोरोना कर्फ्यू में हैं तो मरीज के परिजन, रेस्टोरेंट बंद चल रहे हैं। एक बात कहिए, हर प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि मरीज के परिजनों की भी व्यवस्था कम्युनिटी किचन से कम 2 समय का भोजन की व्यवस्था उन लोगों के लिए जरूर हो। और ये व्यवस्था मैं धन्यवाद दूंगा अपने विधायक
को जिन्होंने यहाँ पर सफाई में इस मेडिकल कॉलेज में स्वयं उन्होंने अपनी ओर से एक निःशुल्क कैंटीन प्रारंभ किया है। जिला हॉस्पिटल में भी यहाँ पे व्यवस्था चल रही है और भी जगह पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट इन लोगों ने न केवल यहाँ पे हॉस्पिटल में उपलब्ध कराए हैं बल्कि CSCs में भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है। एक जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में जिस प्रकार के दायित्व का निर्वहन होना चाहिए उस कार्यक्रम को ये लोग निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने सफलतापूर्वक उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर मई और जून में हर व्यक्ति को, हर गरीब जरूरतमंद को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था 20 मई से प्रारंभ हो गई है। 30 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। मई प्रथम सप्ताह में हम लोग प्रदेश सरकार के द्वारा भी निःशुल्क खाद्यान्न हर एक जरूरतमंद को 15 करोड़ से अधिक लोग उससे लाभान्वित होंगे। 3 महीने तक ये व्यवस्था हम पहले चरण में लेने जा रहे हैं। जून, जुलाई और अगस्त में हर जरूरतमंद को ये भोजन निःशुल्क खाद्यान्न, ड्राई राशन उपलब्ध करवाने का कार्य होगा। इसके साथ ही सरकार ने ये भी तय किया है उस हर जरूरतमंद को, जो जरूरतमंद स्ट्रीट वेंडर है, रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है, कुली है, पल्लेदार है, नाऊ है, धोबी है, मोची है, या इस प्रकार की जो एक कैटेगरी है जिन लोगों को जो डेली कमाते हैं उनके उसी से व्यवस्था चलती है, उन लोगों को भी हम लोग न केवल राशन बल्कि भरण पोषण भत्ता भी उनको जून माह में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई। श्रमिक हैं, लगभग 2 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। श्रमिक और इन सभी को, श्रमिक वर्ग को, संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पहले से सामाजिक और स्वास्थ्य की गारंटी सरकार ने उपलब्ध करवाई है। हर एक श्रमिक को 2 लाख, दुर्घटना होने पर 2 लाख की उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी और 5 लाख रुपए का उनके लिए स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई सरकार ने पहले उपलब्ध कराई है। वर्तमान में उनको ये सुविधाएं अतिरिक्त प्रदान की जा रही है। सरकार ने तय किया है कि जून प्रथम सप्ताह में हम लोग प्रत्येक जनपद में, अभी हम लोगों ने जो अलग अलग कैटेगरी को हमने लिया था, पहले चरण में आपने देखा होगा 16 जनवरी से जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, हेल्थ वर्कर को हम लोगों ने पूरी तरह वैक्सीनेट करने की कार्रवाई की थी। इसके बाद कोरोना वॉरियर्स को लिया था, फिर 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को लिया था, फिर 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गया था। हम लोगों ने अभी 18 प्लस की वैक्सीन के कार्यक्रम को 1 मई से प्रारंभ किया और इसके बाद हम लोगों ने जब पहले चरण में 9 जनपद में, फिर इसको बढ़ा करके 18 जनपदों तक हम लोगों ने पहुंचाया, फिर 23 जनपदों तक हम लेकर के गए। हम लोगों ने इसके साथ ही यह भी जोड़ा कि हाईकोर्ट की दोनों बेंच में, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच और इलाहाबाद हाईकोर्ट, वहाँ पर न्यायिक अधिकारियों को और उनके वहाँ जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनके और उनके परिवार के लोगों को वैक्सीन की कार्रवाई, और मीडिया के लिए भी हम लोगों ने 2 जगह, एक नोएडा में और दूसरा लखनऊ में सूचना भवन में उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई वहाँ पर दोनों जगह सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। सरकार का अगला कदम है कि हर एक जनपद में हम न्यायिक अधिकारियों को और मीडिया को भी वैक्सीन देने के लिए अलग सेंटर उनके लिए बनाएंगे। जहां न्यायिक अधिकारी रहते हैं वहां पर हम लोग उनके लिए, जहां ऑब्जर्वेशन वेटिंग एरिया, ऑब्जर्वेशन एरिया होगी या उनकी डिस्पेंसरी होगी, वहां पर उस प्रकार की सुविधा क्रिएट करके ये सुविधा वहां पर उपलब्ध वैक्सीनेशन की कार्रवाई को जोड़ेंगे। जहां पे प्रेस क्लब होगा या प्रेस क्लब नहीं होगा तो किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर जहां वेटिंग और ऑब्जर्वेशन एरिया देंगे, वहां पर इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाएंगे, जिससे थर्ड वेव आने के पहले हम लोग इन लोगों को तो हम पूरी तरह वैक्सीनेट कर ही सकें, लेकिन साथ साथ ये भी व्यवस्था की जा रही है कि हम चिन्हित करेंगे कि 10 वर्ष से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनके माँ बाप को भी हम वैक्सीन से आच्छादित करने की कार्रवाई कर सकें और थर्ड वेव के पहले एक सुरक्षा कवच हर एक परिवार को भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर सकें। सरकार की ये कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। इटावा के अंदर यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधिगण, यहाँ का प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सभी लोग मिलकर के एक टीम भाव के साथ काम करते हुए
कोरोना की सेकंड वेव को, जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त होती हुई दिखाई दी, लेकिन वहाँ पर यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्रवाई को शासन के साथ मिलकर के पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। और मेरा विश्वास है कि सेकेंड वेव पर हम पूरी तरह नियंत्रण करने में इस महीने के अंत तक काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे। हम इसके साथ ही थर्ड वेव की भी अभी से हमारी पूरी तैयारी है और उसको भी हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। मेरी आप सबसे भी अपील है, हम प्रत्येक नागरिक को कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रेरित करें, जागरूक करें। और वैक्सीन ये मुफ्त में दिया जा रहा है, इस मुफ्त में वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक भी करें कि हर ये वैक्सीन सुरक्षा का एक कवच है, हर एक व्यक्ति को सुरक्षा कवच दे सकता है। हम वैक्सीन लगाने में परहेज न करें, बल्कि हर व्यक्ति वैक्सीन लगाएं। मुझे प्रसन्नता है कि इटावा जनपद में अब तक 1,20,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लिया है और लोगों में इसके प्रति जागरूकता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी CSCs को यानी कॉमन सर्विस सेंटर को रजिस्ट्रेशन का केंद्र बिंदु बनाकर के हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। देश में 1 जून से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है, नाम भी बदल दिया गया है। लगातार लॉकडाउन चल रहा था सिलसिलेवार, उसी बीच ये बहुत बड़ी खबर है, अनलॉक अजी सुनती हो, इसको नाम दिया गया। लॉकडाउन खुल गया है रात से। मैं जरा नीचे टहल कर आता हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं? धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन अगर सैलून खुल गया हो तो मैं दाढ़ी और बाल कटा के आता हूँ। वो आपके सामने है। अरे कहाँ हो तुम? जो अभी कोरोना काल से सुन रही हो कि नहीं? परेशान है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम साफ कर रही हूँ, इसके बाद बर्तन धोऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, ठीक है? इतना गंदा करके रखा है बाथरूम। राज्य सरकार को क्या अच्छा, किया जाएगा? राज्य सरकार को क्या तो मैं आता हूँ। अलग अलग पापा आप कहीं नहीं जाएंगे। होंगे, वो धीरे धीरे सामने आएंगे। आपको पता है अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है और बाहर खतरा ही खतरा है। स्क्रीन पर है। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आप बाहर नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। 3 महीने घर में बैठे बैठे मैं पागल हो गया हूँ। देखो कैसी शक्ल हो गई है मेरी। थोड़े दिन में तुम लोग मुझे नहीं पहचानोगे। कितनी देर सोऊं, कितनी देर टीवी देखूं, कितना खाऊं? मैं होकर आता हूँ। हम भी तो 3 महीने से घर में बैठे हैं। हमारा भी मन करता है कि बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, उन्हें अपनी नई नई ट्यून सुनाओ, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ पापा। और पापा जब सब नॉर्मल हो जाएगा हम सब एक साथ बाहर जाएंगे। देखो तब का तब देखा जाएगा। अभी मैं नीचे टहल कर आता हूँ। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? घर में बैठे बैठे मुझे बहुत बेचैनी होने लगी है। अरे मैं मास्क लगा के जाऊंगा, सैनिटाइजर अपने साथ रखूंगा। पापा आप समझते क्यों नहीं? सीनियर सिटीजन और प्रेग्नेंट औरतों को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, रिस्क बहुत हाई है। एक्सक्यूज मी, ना तो मैं अभी सीनियर सिटीजन हूँ और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर भी आप बाहर नहीं जाएंगे। तुम लोगों ने मुझे घर में कैद कर रखा है। मैं पुलिस में तुम लोगों की रिपोर्ट करूंगा, तुम लोगों को गिरफ्तार करवाऊंगा। हंसो मत। क्यों रोक रहे हो तुम अपने पापा को? हाँ, क्यों रोक रही हो तुम पापा को? इन्होंने आज तक किसी की सुनी है जो आज सुनेंगे? सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन नहीं, ये माने तब ना। इन्हें तो बाहर जाना है, सैर करना है, कोरोना वायरस को घर पर लेकर आना है। आप जैसे लोगों के कारण ना कोरोना इतना फैल रहा है। जाइए, बाहर जाइए, सैर करिए। मैं तो कहती हूँ अपने दोस्तों को गले लगा कर आइए। मम्मी प्लीज। पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, नहीं जाता हूँ। ज्यादा नाटक मत करो, ओवर एक्टिंग की दुकान। ये बताओ खाने में क्या बना रही हो आज? अभी तो कुछ नहीं बनाया, आप बोलो मैं बना देती हूँ। अरे कुछ भी बना लो, तुम जो भी बनाती हो अच्छा ही बनाती हो। अच्छा, मैं जो बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। एक बार और ठीक है, बता देते तो अच्छा होता। मैं एक काम करती हूँ,
एक काम करती हूँ, गोभी के पराठे बनाती हूँ। नहीं, गोभी के पराठे तो मैंने बहुत दिन पहले बनाए थे, मुझे पता ही नहीं कैसे बनते हैं। एक काम करती हूँ, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। हाँ, ये सही है, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, नाचनी की रोटी और मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल। जब तुम्हारी अम्मा को नाचने की रोटी और मूंग की दाल ही खिलानी थी तो इतनी रामायण बाजने की क्या जरूरत थी? तो ये है हमारी परफेक्ट फैमिली। जब भी इस नाटक का शो हो तो देखने जरूर आइएगा। कब होगा? लॉकडाउन पूरी तरह खुलते ही हम यात्री सबसे पहले परफेक्ट फैमिली का ही शो करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई के बाद सीधे कानपुर पहुंचे। उन्होंने कानपुर कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। साथ उन्होंने देखा कि किस प्रकार से कोविड पेशेंटों का आप कॉल अटेंड करते हैं और किस प्रकार से उनका रिप्लाई किया जाता है। उन्होंने आंकड़े भी मांगे। आइए सीधे लिए चलते हैं कानपुर, जहां वो एक प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। अभी हम लोग 5,000 और 10,000 का टारगेट नहीं पहुंचे सर। अभी हमें 3 दिन और लगेगा सर। 3 दिन में जो टारगेट आपने दिया है हम उसको क्रॉस कर लेंगे। ये बेहतर ये हुआ सर, पिछले लगभग जो है 10-12 दिन से हम लोगों का जो प्रतिशत है सर, जिसमें कि सक्रिय जो केसेस है उनमें कमी आई हुई है सर। 54% इसमें जो गिरावट आई हुई है जो सक्रिय केसेस में था। और उसी तरह से जैसा फरुखाबाद का 35% केसेस कम होने की वजह से जो प्रतिशत था वो कम हो गया सर। नेक्स्ट है सर जो डिस्चार्ज मरीजों का है सर, ये भी डाटा हम लोगों का जो है हम लोग वीकली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डेली मॉनिटरिंग देखेंगे सर। आज का जो 1.52 है सर पूरा मंडल का है। इसमें बस एक जो थोड़ा चिंता का विषय है सर, जहाँ पे हम लोग को एनालिसिस करनी है वो है सर फरुखाबाद का जो एनालाइज हम लोग कर रहे हैं सर। इसमें जो है जो सबसे अच्छा कानपुर नगर में है तो 20 एवरेज है पर पेज पे, और कम थोड़ा जो हम लोग यहाँ पे कानपुर देहात का है तो 16 है। ऑक्सीजन बेड की संख्या हमारे यहाँ पे 20 तारीख को सर 4,012 है सर। और हम लोग है पिछले एक सप्ताह में सर
आज कानपुर मंडल की कोरोना प्रबंधन से संबंधित बैठक की समीक्षा करने के लिए मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में एक बृहद अभियान चला है। 100 वर्षों यानी इस एक सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कर रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस अभियान के साथ जुटा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आए हैं। जो आशंका उत्तर प्रदेश के बारे में व्यक्त की जा रही थी कि सेकेंड वेव का जब पीक आएगा तो लगभग 15 दिन का एक उसका पीरियड होता है, तो इस 15 दिनों तक उत्तर प्रदेश में 1 लाख केस पर डे आएंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और टीम वर्क का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक केस आए थे 24 अप्रैल को आए थे वह थे 38,000। एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी पॉजिटिविटी रेट प्रदेश की कम थी और रिकवरी प्रदेश की कम थी, पॉजिटिविटी ज़्यादा थी, तब प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या 3,10,000 तक पहुंची थी। आज प्रदेश के अंदर कुल 94,000 एक्टिव केस हैं। पिछले 21 दिनों में हम लोगों ने प्रदेश में 2,16,000 एक्टिव केस को पूरी तरह रिकवर करते हुए वे लोग अपने घरों को गए हैं। प्रदेश की अगर पॉजिटिविटी अगर आप देखेंगे तो यह लगभग 2.4 के आसपास है और रिकवरी 93% से अधिक है। एक बृहद अभियान का परिणाम है। इसमें ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन प्रदेश ने पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ किया और उसका परिणाम था हम लोग अब तक 4,65,00,000 से अधिक टेस्ट संपन्न कर चुके हैं पूरे प्रदेश में। प्रदेश के अंदर निगरानी समिति गांव-गांव जाकर के स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। आरआरटी की टीम 24 घंटे के अंदर उनका टेस्ट कर रही है। पहले ही चरण में मेडिसिन किट का वितरण का कार्य भी संपन्न किया जा रहा है और उसका परिणाम आज सामने आया है। जो आशंकाएं थीं उन सभी आशंकाओं को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश ने निर्मूल साबित किया है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में ऑक्सीजन और कुछ अन्य जीवन रक्षक दवाओं की भी तमाम चैलेंज हम सबके सामने आई थी, लेकिन हम धन्यवाद देंगे भारत सरकार को कि भारत सरकार ने हमें रेल उपलब्ध कराई और हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति हर एक सिटी के अंदर करवाई। एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सहयोग लिया। ऑक्सीजन आज हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रख करके फ्यूचर में कभी ऐसी स्थिति ना आने पाए कि हमें ट्रेन से या प्लेन से ऑक्सीजन मंगवानी पड़े। हर जनपद को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ और कानपुर मंडल में 30 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में हम लोग लगाने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, CSCs में। इसमें हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायकों ने भी योगदान किया है और वे लोग निरंतर इस पूरे अभियान में टीम का हिस्सा बनकर के इस कार्यक्रम में जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। जब पीक पे सेकेंड वेव थी, कुछ लोगों ने उस समय मजबूरी का फायदा उठाने का प्रयास किया और खासतौर पर कुछ जीवन रक्षक दवाओं का कालाबाजारी करने का प्रयास किया। इस मामले में सरकार ने सख्ती की। कुछ लोगों पर हम लोगों ने
उनकी गिरफ्तारी करने के साथ साथ एनएसए की कार्रवाई भी उन पर की गई है। आगे भी कोई भी कालाबाजारी होगा, जो किसी का शोषण करेगा, उसके खिलाफ इतनी सख्ती के साथ सरकार निपटेगी और उस पर बहुत सख्ती करेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे तत्वों की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी सरकार करेगी। हमारी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जहां वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी तेजी किया है, पूरे प्रदेश के अंदर अब तक 1,62,00,000 से अधिक लोगों को हम वैक्सीन उपलब्ध करवा चुके हैं। और आज तो इस वैक्सीन का प्रभाव किस रूप में है, याद करिए जब 16 जनवरी को भारत के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था और देश के अंदर सुरक्षा कवच के लिए इस वैक्सीन को हर नागरिक के लिए आह्वान किया था। पहले चरण में हेल्थ वर्कर को, दूसरे चरण में कोरोना वॉरियर्स को, तीसरे चरण में 60 साल से ऊपर के लोगों को, चौथे चरण में 45 वर्ष से ऊपर की आयु को, अगले चरण में 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात की। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उस समय वैक्सीन का विरोध करते थे, इसको बीजेपी का वैक्सीन बताते थे, उस समय इसको मोदी जी का वैक्सीन बताते थे। ये वैक्सीन हर नागरिक को निःशुल्क केंद्र और प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए उसको एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं ये वैक्सीन निःशुल्क मिलना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन तो पहले से ही निःशुल्क दिया जा रहा है। लेकिन उस समय विरोध करते थे, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे की बात करते थे, लेकिन आज वही लोग वकालत कर रहे हैं। ये बदलाव स्वर इन लोगों के दोहरे चरित्र को इस रूप में आप देख सकते हैं। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे चल रहा है। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में भी जो कॉमन सर्विस सेंटर है या शहरी क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर हैं, दिव्यांगजन या फिर जो भी ऐसे जरूरतमंद हैं, गांव का मजदूर है, किसान है, महिलाएं हैं, उनको गांव के बाहर न जाना पड़े। हमारा प्रयास है कि सेकेंड वेव को हम 30 मई तक नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे। इसके बाद जून में हम लोग वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने वाले हैं और फोकस करने वाले हैं उन क्षेत्रों में जो लोग महत्वपूर्ण केंद्रों पर, बड़े बड़े सेंटर में नहीं आ सकते। वहाँ पर उनके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वहाँ पर वेटिंग एरिया, ऑब्जर्वेशन एरिया बना करके और वहाँ पर उनको वही गांव के पास ही उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई को भी बृहद पैमाने पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार हमें इस मामले में पर्याप्त सहयोग कर रही है, भरपूर वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। ब्लैक फंगस की एक नई समस्या हमारे सामने आई है। हमने आज ही कानपुर को भी इसका एक सेंटर बनाने के लिए कहा है कि कानपुर को पर्याप्त मात्रा में दवा मिले। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये बात अभी मीटिंग में रखी थी, मैंने इसके लिए एक आदेश किया है। दूसरा, कानपुर का नगर निगम का एक बच्चों का हॉस्पिटल पिछले कई वर्षों से बंद हो गया था। मैंने यहाँ के मंडलायुक्त को और जिलाधिकारी को नगर निगम के साथ मिलकर के उसको फिर से संचालित करने और उसमें मैन पावर, उसकी मरम्मत, उसके में मैन पावर और जो भी उपकरण आने उसको बनाने और उसको एक बच्चों का अच्छा हॉस्पिटल के रूप में फिर से विकसित करने के लिए यहाँ पर इनको निर्देशित किया है। हमारा प्रयास है कि हम सेकेंड वेव का मुकाबला करते करते थर्ड वेव की भी तैयारी कर सकें। हर मेडिकल कॉलेज को पीडियाट्रिक आईसीयू के 100 बेड्स की तैयारी अभी से करने के लिए वहाँ पे लगभग 100 बेड मेडिकल कॉलेजेस में नीको के होने चाहिए, ऑक्सीजन युक्त होने चाहिए। इसकी तैयारी हर मेडिकल कॉलेज करे। 25 से 30 बेड पीकू के पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कहा गया है और कुछ ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी को भी इसकी तैयारी के लिए अभी से अपनी प्लानिंग आगे बढ़ा करके अगले 15 दिनों के अंदर परिणाम प्रशासन उपलब्ध करवाएं। जून में हमारा प्रयास है, जैसे हम लोगों ने 1 मई के बाद फेज वाइज 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की कार्रवाई आगे बढ़ाई, तो हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की कि इसी चरण में हम लोगों ने न्यायपालिका और मीडिया को भी प्रदेश के अंदर वैक्सीन देने की कार्रवाई प्रारंभ की। खासतौर पर इस समय
2 सेंटर में ये कार्रवाई प्रारंभ हुई है, एक लखनऊ और नोएडा में मीडिया के लिए और लखनऊ और प्रयागराज में जुडिशरी के लिए। लेकिन हर एक जनपद में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। जहां पे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे न्यायिक अधिकारियों को और उनके परिवार के सदस्यों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए हर एक जनपद में स्पेस चिन्हित करना, वेटिंग और ऑब्जर्वेशन के एरिया को चिन्हित करते हुए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना, और ऐसे ही मीडिया के लिए भी हर जनपद में एक अलग से सेंटर बनाने, जहां पे अगर प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब में स्पेस होगा तो प्रेस क्लब में, नहीं तो किसी एक ऐसे सेंटर में जहां पर हमें स्पेस मिल सके, वेटिंग और ऑब्जर्वेशन का एरिया मिल सके, वहां पर इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर राज्य सरकार आगे बढ़ाने जा रही है, जिससे हम कोरोना के खिलाफ इस अभियान को मजबूती के साथ विजयी की मुद्रा में देश को एक बार फिर से ले जा सके। मेरी आप सबसे अपील है कि सेकेंड वेव पर काफी हद तक नियंत्रण के हम नजदीक हैं, लेकिन अभी भी पब्लिक अवेयरनेस की आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे फर्स्ट वेव से ही 25 मार्च से कोई दिन ऐसा नहीं, जिस दिन मैं उत्तर प्रदेश में रहूंगा, मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड-19 से जुड़ी हुई बैठक जरूर ली, और उस कार्यक्रम को लगातार हम लोग प्रदेश के अंदर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बनाते रहे। इसलिए हमने उन सभी आशंकाओं को एक और कर दिया जो कहते थे कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हॉटस्पॉट होगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित है और हम लोग उसी दिशा में आगे प्रयास करने की बात कर रहे हैं। अभी भी हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के इस मंत्र को हम पालन करें। पब्लिक फंक्शन में भी भीड़ न होने दें, 25 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे न हों। एक एक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है और उसकी जीविका भी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी तरह लॉकडाउन नहीं, कोरोना कर्फ्यू होगा, लेकिन हम कोरोना के नियमों का और प्रोटोकॉल का पालन करें, इस पर एक कार्रवाई। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के कानपुर के अपने जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने यहाँ के प्रशासन के साथ, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के बेहतरीन प्रदर्शन किया। एक समय कानपुर की जो पॉजिटिविटी थी वो 40% तक पहुंच गई थी, आज वह 2 से नीचे आ गई है। ये है कार्य करने का जज्बा। पूरी तरह एक ऐसे दृश्य शत्रु से भिड़े, और उसी का परिणाम है कि आज इस मंडल में 30 नए ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहे हैं, कानपुर नगर में भी और अन्य जनपदों में भी मिलकर के। इस कार्रवाई को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों में जागरूकता पैदा करके एक सकारात्मक माहौल पैदा कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में हम सब मिलकर के कार्य कर सकेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कटारे, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई। आज देश का हर नौजवान कलाकार बनना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। कॉम्पैग्नो न्यूज और यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई आपके लिए ला रहे हैं रंग कार्यशाला यानी थिएटर वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानेंगे, अभिनय की बारीकियों से रूबरू होंगे, अपने अंदर की अच्छाइयां, बुराइयों से आपका परिचय कराया जाएगा ताकि आप उन पर काम कर सकें। ये वर्कशॉप ऑफलाइन, ऑनलाइन हो रहे हैं। आप इस ईमेल पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं hr@cssplindia.com या व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं। नंबर है 9198901347। आइए
इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस वर्कशॉप के बाद आप अपना जीने का नजरिया बदल देंगे। आप अपने अंदर एक बहुत बदलाव महसूस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।